जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी साहब एजुकेशन पर, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट 2023 के लिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। तो अब तक अपन ने रसायन विज्ञान में अपन जो परमाणु संरचना पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने थॉमसन मॉडल तक और उसके अलावा जो भी परमाणु के मूलभूत कण हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उनको समझ लिया था। तो चूंकि जब ये थ्योरी पढ़ रहे थे अपन, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था कि सबसे पहले कौन आया था, डाल्टन भाई साहब आए थे। ठीक है, डाल्टन भाई साहब ने कुछ बात बताई थी। उसके बाद फिर इन सब की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में पता चला। ठीक है, हालांकि न्यूट्रॉन बाद में आया इसके भी, ठीक है, लेकिन इन सब के बारे में बातें हुई। थॉमसन ने मॉडल दिया, उसके बारे में मैंने बताया। ठीक, उसके बाद मैंने कहा था कि थॉमसन के मॉडल, हालांकि थॉमसन ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन थॉमसन के मॉडल में बहुत सारी कमियां थी। ठीक है, थॉमसन के मॉडल में बहुत सारी कमियां थी। तो उसके बाद जो मॉडल दिया गया वो दिया गया रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? रदरफोर्ड के द्वारा मॉडल दिया गया। समझ गए? तो वो रदरफोर्ड का मॉडल आपके ऐसे कैसे सिलेबस में लिखा हुआ है, सिलेबस में आपको वो पढ़ना है। हालांकि अभी अपन लिखा हुआ है कि रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि रदरफोर्ड कोई नाभिक की खोज करने जा ही नहीं रहा था। जब रदरफोर्ड सिर्फ ये पता करना चाहता था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु में किस प्रकार से व्यवस्थित है, यानी कि वो खुद भी जो थॉमसन ने मॉडल दिया उसके बाद उसमें कुछ सुधार करके कुछ थॉमसन के जैसी कुछ बातें सामने लाना चाहता था कि भाई परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। उसका इंटरेस्ट ये था। जिस प्रकार थॉमसन ने बोला कि भाई एक अपन तरबूज ले लो, तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं परमाणु के अंदर। ठीक, तो उसी प्रकार की कुछ व्यवस्था का पता लगाने के लिए ही रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आई और फिर उससे निष्कर्ष निकल के, रिजल्ट निकल के, फिर उसने नाभिक के बारे में बता दिया कि यस, परमाणु के अंदर कोई चीज़ होती है नाभिक। इसलिए उसके बाद उस मॉडल का नाम पड़ गया नाभिकीय मॉडल। समझ गए? जब स्टार्टिंग हुई थी तब रदरफोर्ड ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मतलब मैं ये नाभिकीय मॉडल देने जा रहा हूँ। समझ गए? वो तो खुद भी एक परमाणु का स्ट्रक्चर ही बता रहे थे। तो जहाँ तक मैंने बताया आपको कि भाई पहले कौन आया था, डाल्टन आया था। डाल्टन ने क्या दिया था? परमाणु का सिद्धांत दिया था। फिर उसके बाद गोल्डस्टीन आए, जिन्होंने क्या बताया कि भाई परमाणु में क्या होता है, धनावेशित कण होता है। उसके बाद कौन आया? थॉमसन आया। थॉमसन ने बताया कि परमाणु में ऋण आवेशित कण होता है और वो होता है इलेक्ट्रॉन। और इस थॉमसन ने ही क्या किया था? परमाणु संरचना सिद्धांत दिया था। ठीक, फिर उसके बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल, और न्यूट्रॉन की खोज तो खैर उसके भी बाद में हुई थी। बात क्लियर? चलिए, तो अब रदरफोर्ड ने क्या क्या किया। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि रदरफोर्ड का पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। देखो, इस पूरी क्लास में अपन रदरफोर्ड ही पढ़ने वाले। लास्ट में जाके बोर से संबंधित, बोर मॉडल वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन बोर मॉडल से रिगार्डिंग थोड़ी बहुत बातें पढ़ लेंगे। और बोर मॉडल फिजिक्स में आपके पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, तो इसलिए बोर भी बाकी रहेगा नहीं, वो फिजिक्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चैप्टर में ना तो मैं आपको फालतू की चीज़ें पढ़ाऊंगा कुछ एक्स्ट्रा, ना ही आपको कुछ भी चीज़ कम पढ़ाऊंगा। जितना जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है, वो सारा बताया जाएगा। समझ गए? ठीक, जो लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे वो तो लिखना है ही ऐसे कैसे। उसके अलावा ऐसी कोई बात इंपॉर्टेंट बोल दूँ जो आपको लगता है कि मैं दिमाग में नहीं रख पाऊंगा, तो उसको साइड में लिख लेना। बात क्लियर? चलिए, तो रदरफोर्ड का पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ध्यान से समझना, बहुत मस्त चीज़ है मॉडल, बहुत मजा भी आएगा। ठीक है, इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। कौन सी भौतिकी? नाभिकीय भौतिकी। मैंने बताया ना कि भाई ये तो जब खोज होने के बाद सब कुछ हुआ है, पहले तो इनको खुद को भी नहीं पता था कि मैं नाभिक के बारे में कुछ ऐसा पता करने जा रहा हूँ। ठीक है, इनको नाभिकीय भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर बोला जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, नाभिकीय भौतिकी के जनक कौन है? रदरफोर्ड। पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। परमाणु में नाभिक की खोज की थी। अब बोले कि नाभिक की खोज किसने की थी?
तो परमाणु में नाभिक की खोज एक्चुअली में किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और नाभिक होता क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक को अलग से चीजें नहीं होती है, ठीक है, आगे सब चीजें क्लियर हो जाएगी। नाभिक को ऐसा नहीं कि नाभिक को अंदर कोई ऐसा कोई इस एक मान लिया कि एक रूम क्या है परमाणु, तो परमाणु के अंदर दूसरा रूम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब एक जगह होती है जहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके रहते हैं बस उस छोटे से पार्ट में, ठीक है, वो होता है नाभिक। आगे सब चीजें क्लियर हो जाएगी आपके। तो परमाणु में नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया? रदरफोर्ड ने। किसने बताया? रदरफोर्ड ने, ठीक। चलिए, तो एक बात समझ गए, जो डाल्टन था, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत। उसके बाद जो थॉमसन थे उन्होंने दिया था परमाणु संरचना सिद्धांत, परमाणु संरचना सिद्धांत। और उसके बाद जो रदरफोर्ड है उन्होंने नाभिकीय मॉडल दिया, नाभिक से संबंधित बता दिया, ठीक। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस प्रकार से व्यवस्थित है, कि इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट परमाणु में किस प्रकार से है, एटॉम में जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का वो किस प्रकार से है, उसका पता करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, परीक्षण किया था। अब इस परीक्षण में इन्होंने क्या किया? सोने की पतली चादर पर, इस परीक्षण में इन्होंने क्या किया? सोने की पतली चादर पर अल्फा कणों की बौछार की गई। सोने की पतली चादर पर अल्फा कणों की बौछार की गई। सोने की पतली चादर यानी कि गोल्ड फॉइल, ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल। सोने की पतली चादर यानी कि गोल्ड फॉइल इंग्लिश में वाले। तो सोने की पतली चादर पर अल्फा कणों की बौछार की गई, यानी कि सोने की पतली चादर लेगी, बहुत पतली, यानी कि सोना गोल्ड की मतलब ऐसे पतली पट्टी से ले ली, फिर उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बारिश की, बौछार की गई, ठीक। अब देखो, अब बात आती है कि सर अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? तो बताऊं, अल्फा कण को या तो आप अल्फा ऐसे लिख सकते हो या फिर एक अल्फा सिंबल ऐसा ही, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, आपने देखा होगा। अल्फा एक लिखते हैं ऐसे, बीटा ऐसे, गामा इसी प्रकार ये होता है अल्फा, तो इसको बोलते हैं अल्फा कण। अल्फा कण एक्चुअल में क्या होता है? हीलियम के होते हैं कण, यानी कि 2He4। जब अपन आवर्त सारणी वगैरह पढ़ेंगे चीज़ें तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा उस टाइम। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम अपन पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो 2He4 द्वि आवेशित हीलियम कण होते हैं। ये क्या होता है? धन आवेशित होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? धन आवेशित होते हैं। अल्फा कण धन आवेशित। इनका आवेश जो प्रोटॉन का आवेश होता है उसका दुगुना होता है। इनका आवेश प्रोटॉन के आवेश का दुगुना होता है, ठीक। और इनका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन का 4 गुना होता है। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना, तो आवेश इनका क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा 2E, ठीक है। और इनका जो द्रव्यमान है +4 मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब 4 गुना, ठीक है। ये मास में तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव लिखने का काम नहीं है, ये 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन। और यहाँ पर 2E यानी कि प्लस, यानी कि क्या है? धन आवेश, 2 × E। E यानी कि क्या होता है? 1.6 × 10⁻19। बात क्लियर? चलिए, तो अब उन्होंने क्या किया कि ये ले ली, ये क्या है? ये गोल्ड की पतली चादर है, गोल्ड फॉइल, सोने की पतली चादर है। उस पतली चादर के अंदर ये दिखाए गए हैं, क्या है? परमाणु। ये मान लिया कि परमाणु ऐसे ऐसे, समझ गए? ऐसे जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो ऐसे कुछ परमाणु दिख नहीं रहे थे ऐसे गोल गोल, ठीक है। अब समझाने के लिए ऐसे बताया गया कि मान लिया कि ये पतली चादर है, उस पतली चादर में ये जो, क्योंकि कोई भी चीज होगी वो किससे बनी होगी? परमाणु से बनी होगी, उसके अंदर परमाणु होगा ही। तो जैसे कि ये है मेरे पास मार्कर, तो इसके अंदर भी क्या है? परमाणु ऐसे है, जमे हुए हैं। तो बस यही कि भाई पतली चादर के अंदर ये परमाणु है, ऐसे दिखाए गए। अब हुआ क्या एक्चुअली में, जब अल्फा कणों की बौछार की गई इस गोल्ड फॉइल पर, सोने की पतली चादर पर अल्फा कणों की क्या की गई? बौछार की गई। जब बौछार की गई तब क्या चीजें सामने आई कि भाई अधिकतर जो अल्फा कण है वो बिना विचलित हुए, ये क्या हुए? बिना विचलित या फिर अविचलित, बिना विचलित हुए पास हो गए, ठीक। बहुत लोएस्ट कण, यानी बहुत, मतलब लोएस्ट बोले तो मतलब बहुत कम कण क्या हुए? विचलित हुए। बहुत कम कण विचलित हुए, ठीक है। क्योंकि
अधिकतर कण बिना विचलित हुए निकल गए, यानी कि यहाँ से अल्फा कणों की बौछार की गई तो इससे पार होके डायरेक्ट निकल गए, ठीक है। जबकि कुछ कण, बहुत कम कण विचलित हुए। अब विचलित में भी कुछ कण तो थोड़े से विचलित हुए, जैसे कि भाई ये देखो, ये यहाँ गया, यहाँ टकरा के ऐसे वापस आ गया। जबकि बहुत कम कण, यानी कि ये समझ लो 12,000 में से लगभग एक, 12,000 में, ये थ्योरी मैं आपको लिखाऊंगा आगे थोड़ा, ठीक है, अभी समझ लो। 12,000 में से एक कण क्या हुआ, ऐसे के ऐसे वापस आ गया, टकरा के 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ। यानी कि इसको जाना तो सीधा था ऐसे, लेकिन वो ऐसे वापस आ गया, ऐसे कैसे, बिल्कुल। इसकी रदरफोर्ड ने भी खुद कल्पना भी नहीं की थी। जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था तब उसको खुद को भी आइडिया नहीं था कि एक कण बिल्कुल ऐसे टकरा के वापस आ जाएगा, अल्फा कण, समझ गए। यानी कि अल्फा कण किसी परमाणु से टकरा के वापस आ जाएगा, उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ये बिल्कुल उसके लिए भी आश्चर्यचकित करने वाला केस था। बाकी उसको पता था, इतना तो कि भाई कुछ कण विचलित होंगे, ठीक है, कुछ कण निकलेंगे ऐसे, इतना उसको थोड़ा बहुत आइडिया था ही था। लेकिन इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं पता था कि 12,000 में से लगभग एक कण क्या होगा, पूरा का पूरा टोटली जिस दिशा से गया उसी दिशा से वापस टकरा के आ जाएगा, वो उसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। तो उसी के बेस पे इसने ये कहा था कि इस जो ये गोल्ड है, गोल्ड के जो एटॉम है, परमाणु है, इसके अंदर कुछ ना कुछ भाग ऐसा है, बहुत छोटा है भले, लेकिन ऐसा भाग है जिससे टकरा के वो वापस आया। यानी कि वो भाग को उन्होंने क्या बोला कि वो भाग धनावेशित है, ठीक है, और जहाँ पे संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाएगा और उसको नाभिक बोला जाएगा। समझ गए, मैं आपको थ्योरी भी लिखवाऊंगा, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ था एक्सपेरिमेंट, समझ गए। बिना विचलित हुए कण अधिकतर, समझ गए, 99% क्या है, बिना विचलित हुए निकल गए, जबकि 1% विचलित हुए। 1% क्या हुए, विचलित हुए। फिर उसमें से भी लगभग 12,000 में से एक, यानी कि बहुत कम, इस 1% में से भी बहुत कम, टोटली बिल्कुल ही डायरेक्ट टकरा के एकदम से वापस आ गए। कुछ तो क्या टकरा के ऐसे चले गए, कुछ जैसे टकरा के ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, ऐसे विक्षेपण हुआ, लेकिन थोड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, लेकिन इसका टोटली पूरा पूरा वापस आ गया। समझ गए। चलिए अब बात करेंगे इसके रिजल्ट की, इससे क्या क्या पता चलता है। अब देखिए, अब बढ़ते आगे, अब बात करेंगे कि रिजल्ट निकल के क्या है, रिजल्ट निकल के क्या आया, ठीक। कि जो रिजल्ट, जो चीज़ें हुई, मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कण डायरेक्टली निकल गए सीधे, बहुत कम विचलित हुए, विचलित होना यानी कि डिफ्लेक्शन, ठीक है, उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, और बहुत रेयर 12,000 में से एक टकरा के सीधा वापस आ गया, यानी कि 180 डिग्री पे वापस आ गया। तो इन सब से क्या चीज़ें सामने आती है, क्या समझ सकते हैं अपन, ठीक, वो बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर पहला है कि तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण। पहली बात तो मैं एक बता दूं कि सोने की जो गोल्ड फॉइल क्यों ली थी उसने, क्योंकि गोल्ड फॉइल लेने का रीजन ये था कि गोल्ड फॉइल आप बहुत पतली बना सकते हो, आपको पता ना, सोना बिल्कुल अपन बारीक बना सकते हैं उसको, ठीक है, बाकी चीज़ें अपन ज़्यादा बारीक बनाओ तो वो टूट जाती है, ठीक है, लेकिन सोने को आप बहुत ज़्यादा पतला किया जा सकता है, उस प्लेट को बहुत बारीक बनाया जा सकता है, पतला किया जा सकता है, इसीलिए उसने गोल्ड काम में लिया। दूसरा, उसने अल्फा कणों की ही बारिश क्यों की, क्योंकि अल्फा कण एक तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो लिया, ठीक। दूसरा, उसके अलावा अल्फा कण है, उनका जो मास है, द्रव्यमान है, वो क्या है, उस प्रोटॉन का 4 गुणा, तो उसमें जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हाई एनर्जी के साथ यदि उनका टकराव होगा तो कुछ रिजल्ट भाई डिफरेंट टाइप से चीज़ें सामने आएगी ना, ठीक है, क्योंकि एकदम से एक तो आप अल्फा कण फेंकोगे, बहुत मरते मरते पहुंचेंगे वहाँ पे, तो उससे अच्छा ये है कि बिल्कुल आप हाई एनर्जी के साथ फेंको ना। तो जब आपको पता है वेलोसिटी 1/2 mv² होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होता है, 1/2 mv², तो गतिज ऊर्जा 1/2 mv² ज़्यादा होगी कब, जब m का मान ज़्यादा होगा, सब बात है, इसीलिए अल्फा कणों को लिया गया। बात समझ गए। खैर इसके रिगार्डिंग कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा कि भाई अल्फा कणी क्यों लिए वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो अब देखो,
तेज गति से चल रहे अधिकतर एल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, यानी कि जो गोल्ड फॉइल थी उससे सीधे निकल गए, समझ गए, उनमें कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकल के आया, रिजल्ट बात ये आती है कि भाई जो परमाणु है, एटॉम है, एटॉम के भीतर अधिकतर भाग खाली है, यानी कि एटॉम का मोस्ट ऑफ द पार्ट वैकेंट है। कारण कि भाई जो एटॉम है, ये एटॉम है, एटॉम से जो अल्फा कणों की बारिश की थी वो अधिकतर ऐसे निकल गए बिल्कुल भी, ठीक है, कुछ भी उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो क्या सामने आई बात कि ये जो परमाणु है उसका अधिकतर भाग क्या है, खाली है, बिल्कुल वैकेंट है। ठीक, तो यहां से क्या मालूम पड़ा कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग क्या है, खाली। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि भाई बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए या विचलित हुए, ठीक है, अतः परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट में ये मालूम पड़ता है कि भाई बहुत लोएस्ट पार्टिकल जो क्या हुए उसमें डिफ्लेक्शन वाले बहुत कम थे, तो उससे ये मालूम पड़ा कि जो परमाणु है, एटॉम है, उसमें जो धनावेशित भाग है वो बहुत कम है। क्यों भाई, ज़्यादा होता धनावेशित भाग तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, विक्षेपण ज़्यादा होता, ठीक है, लेकिन धनावेशित भाग बहुत कम है, इसलिए तो क्या हुआ है, अपने जो विक्षेपण हुआ है वो क्या हुआ, बहुत कम हुआ है, यानी कि धनावेशित भाग क्या बहुत कम है। इस परमाणु के अंदर बहुत एक छोटा भाग है जहां से टकरा के ये विक्षेपित होकर ऐसे वापस आ रहे हैं, कहीं पे ऐसे ऐसे चले गए, कहीं पे ऐसे चले गए, ठीक है, तो बहुत कम, समझ गए। तो अतः परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। बात क्लियर, चलिए अब देखो धनावेशित ही क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है ना कि जो अपन ने अल्फा कण लिए वो क्या है, धनावेशित है, तो भाई धनावेशित से ही तो टकरा के वापस आएगा, ऋणावेशित से तो घुस जाएगा उसमें, ठीक है, समझ गए बात। अब नेक्स्ट, लगभग 12,000 में से एक कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ, यानी कि 180 डिग्री एंगल पर, यानी कि मतलब उसको सीधा पास होना था ऐसे, लेकिन वो बिल्कुल ही ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया, तो यानी कि ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल, इसको सीधा जाना था, ये एंगल कितना हो गया, वापस 180 एंगल पे मुड़ जाना, समझ गए। ऐसे होता है ना भाई, आप जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, आप ऐसे मुड़ गए तो हो गया 90 डिग्री एंगल, बिल्कुल वापस आगे 90 और 180 हो गया ना भाई, ऐसे जा रहे हो, ये एंगल आप इतना मुड़े यानी कि 90 पे मुड़ गए, फिर 90 और मुड़ गए तो 180 पीछे आ गए वापस, ठीक है, तो इसीलिए 180 पे विक्षेपण हुआ, अर्थात टकरा कर वापस आ गया, टकरा कर वापस आ गया। इसकी कल्पना रदरफोर्ड ने भी नहीं की थी, ये जो घटना हुई ना इसकी कल्पना रदरफोर्ड ने भी नहीं की थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही था, अगर ये घटना नहीं होती ना, ये तीसरा वाला पॉइंट सामने नहीं आता, तो रदरफोर्ड का जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वो अपन ऐसे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल लिख के नहीं पढ़ते अपन, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिख के ही पढ़ते, क्योंकि फिर रदरफोर्ड का भी नाभिक से कोई संबंध ही नहीं रहता। इसी से रदरफोर्ड ने बताया कि भाई नाभिक नाम की कोई चीज होती है, समझ गए, हाँ, इसी से सब कुछ चीजें सामने आती है। तो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ, अर्थात टकरा कर वापिस आ गया। अतः सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान, पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एटॉम के अंदर उसका जो पॉजिटिव चार्ज पार्ट है और जो मास है टोटल, वो बहुत ही स्मॉल एरिया में है, वो किसमें, बहुत ही स्मॉल एरिया में है, समझ गए। यानी कि जो धनावेशित भाग, जो पॉजिटिव पार्ट और जो टोटल मास, वो बहुत ही लोएस्ट एरिया में, बहुत ही कम एरिया में, वही एरिया क्या है, नाभिक है। उसी को इसने क्या बोला, नाभिक बोला। जो सीमित एरिया, बहुत कम आयतन में सीमित है, वो सीमित आयतन ही क्या था, वो क्या था, नाभिक था, ठीक है। अभी अपन आगे लिखेंगे और फिर समझेंगे। तो इस लाइन से इसने जो क्या बोले एक्सपेरिमेंट किए, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान वो आंकड़े भी लेते हैं, कुछ रीडिंग वगैरह, ठीक है, बहुत सारे आंकड़े होते हैं, उनके आधार पर इसको एक और मिला रिजल्ट कि प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। ये कह रहा है कि नाभिक की त्रिज्या
परमाणु की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना छोटी होती है। या फिर ये कह सकते हो कि भाई जो परमाणु की त्रिज्या है वो नाभिक की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना बड़ी, ये मान लो। ठीक, कहने का मतलब ये है कि ये यदि पूरा क्या एक परमाणु है, ये क्या है, एक परमाणु है, एटॉम है, तो ये अंदर होगा नाभिक, न्यूक्लियस, ये अंदर होगा नाभिक। ठीक, न्यूक्लियस। और इस नाभिक की जो रेडियस है, इस नाभिक की जो रेडियस है वो है 10 की घात -15। कितनी होगी? 10 की पावर -15, 10 की घात -15। और इस जो परमाणु है उसकी कितनी होगी? 10 की घात -10। समझ गए? 10 की घात -10 ज़्यादा होता है 10 की घात -15 से। सभी को पता है ना, इतनी मैथ्स तो आती है। हाँ, लेकिन यदि 10 की घात 15 होता तो 10 की घात 15 ज़्यादा होता है 10 की घात 10 से। इतनी मैथ्स तो आती है ना, ठीक है। हाँ, तो क्योंकि माइनस में फिर उल्टा पड़ जाता है कि 10 की घात -1 यानी कि 1/10, 10 की घात -2 यानी कि 1/100, तो घातें बढ़ती जाएगी यानी कि मान कम होता जाएगा। तो इसीलिए 10 की घात -10 बड़ा होता है, 10 की घात -15 छोटा होता है। इसलिए एग्जाम में कभी कंफ्यूज हो मत जाना, ठीक है। 10 की घात -10 बड़ा होता है, 10 की घात -15 छोटा होता है। तो 10 की घात 10 में कौन होगा? परमाणु की रेडियस क्या होगी? 10 की घात -10 में, जबकि नाभिक की किस में होगी? 10 की घात -15 में। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि नाभिक की क्या होगी? कम होगी, लोएस्ट होगी, मतलब कम होगी, लेस होगी इसके रेस्पेक्ट में, किसके? परमाणु की तुलना में। अगर इसके कंपैरिजन में बात करें तो लेस होगी। तो ये 10 की घात -15, ये 10 की घात -10। बात क्लियर? तो नाभिक की होती है 10 की घात -15, और जो एटॉम है, ठीक है, ये एटॉम, ये न्यूक्लियस, नाभिक, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसकी होती है 10 की घात -15 और ये होता है 10 की घात -10। ठीक, अब 10 की घात -15 को अपन एक बोलते हैं, शब्द होता है फर्मी, FERMI, फर्मी। इसका मतलब होता है 10 की घात -15। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि जो नाभिक की त्रिज्या है, न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो किस रेंज की होती है, ठीक है, तो फर्मी लेवल की होती है। समझ गए? किस रेंज की? फर्मी रेंज या फिर फर्मी लेवल। फर्मी लेवल यानी कि फर्मी मतलब होता है 10 की घात -15, 10 की घात -15, ठीक है। उसी प्रकार जो एटॉम है, परमाणु, उसकी होती है 10 की घात -10। तो 10 की घात -10 होता है एक्चुअली में मीटर, होता है एंगस्ट्रॉम के बराबर। किसके बराबर होता है? एंगस्ट्रॉम। इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। समझ गए? हाँ, क्या जाएगा? एंगस्ट्रॉम। 10 की घात -10 मीटर। ठीक, बहुत सारे इसको एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं। खैर, उसको लेके अपने को इतना डिबेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी बस एंगस्ट्रॉम वगैरह वगैरह जो भी इस टाइप का नाम आए तो आप कंफ्यूज मत होना, वो 10 की घात -10 है। नाम में इतना कुछ भी नहीं रखा है, ठीक है। हाँ, वैसे एंगस्ट्रॉम आपको बहुत जगह एंगस्ट्रॉम भी मिलेगा, कुछ जगह आर्मस्ट्रॉन्ग भी कहीं लिखा होता है कहीं के, ठीक है। खैर, इसको लेकर अपन बहस नहीं करेंगे ज़्यादा। बात क्लियर? तो ये होता है ए के ऊपर डॉट, उसका मतलब 10 की घात -10। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा सकता है कि भाई जो एटॉम है या जो परमाणु है उसकी त्रिज्या किस रेंज की होती है, तो एंगस्ट्रॉम रेंज में या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग रेंज में, जो भी आप समझो वो। ठीक, चलिए, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये 10 की घात -15, ये 10 की घात -10। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधे सीधा, बहुत बार पूछ के। नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की घात -15, परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की घात -10। खोपड़ी में बिठा लेना, भूलना मत, ऐसा कैसे क्वेश्चन आ जाएगा, सही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जब इतना सब कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, इतनी सब कुछ इन्होंने निष्कर्ष वगैरह निकाले, तो उसके बाद रदरफोर्ड को बात समझ में आ गई, भाई मैंने तो क्या कर लिया है, एक नई चीज़ की खोज कर ली है, नाभिक की खोज कर ली है। तो उन्होंने फिर क्या किया, रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल नाम से फिर कुछ रिजल्ट दिए। ये चीज़ें होती है, और ये मेरी तरफ से है रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, यानी कि रदरफोर्ड का न्यूक्लियर वाला मॉडल, ठीक है।
समझ गए। तो उसमें उन्होंने ये बात, खैर मैंने आपको सारी बातें समझा दी है, ये लाइन थोड़ी अलग है, बाकी सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। हालांकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि रदरफोर्ड जा तो रहे थे किसके बारे में पता करने, जो परमाणु है उसकी संरचना के बारे में, एटॉम के स्ट्रक्चर के बारे में। नाभिक वाभिक का कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है। उनको मॉडल तो एटॉम स्ट्रक्चर का ही बनाना था एक्चुअली में, लेकिन लास्ट में मिल क्या गया इनको, नाभिकीय मॉडल, न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियर फिजिक्स के ये क्या बन गए, जनक बन गए, फादर बन गए। चलिए, तो इन्होंने रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने क्या बातें बोली, उन्होंने कहा कि भाई परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है। उन्होंने कहा कि जो एटॉम है उसका सेंटर पॉइंट है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एटॉम का जो सेंटर वाला पार्ट है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, लगभग किसमें होता है, नाभिक में। यानी क्या कहा कि भाई एक जो एटॉम होता है उसका जो टोटल मास होता है, टोटली लगभग, वो किसमें, उस न्यूक्लियस में रहता है। समझ गए, ये बात बोली। उसके बाद उन्होंने एक बात और बोली कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। हालांकि इनका मेन काम तो जो एक्सपेरिमेंट किया था इसलिए किया था, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पता करने के लिए, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के से व्यवस्थित है। तो उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं, सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। फिर बोला तीसरा कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। कहने का मतलब ये था कि नाभिक, ये अगर पूरा बड़ा क्या है, परमाणु है, एटॉम है, तो नाभिक कितना बहुत छोटा सा होगा, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होगा। यानी कि जहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन इसका चारों ओर चक्कर लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तो कहने का मतलब इनके ये था कि जो इन्होंने, जो रदरफोर्ड ने बताया, वो मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि ये तो है नाभिक, जिसके अंदर होता है धन आवेश, और ये होता है पूरा का पूरा परमाणु, एटॉम। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा, रदरफोर्ड ने। इतना समझाया इन्होंने, समझ गए। तो रदरफोर्ड ने किसकी चीज़ की व्याख्या कर ली, इन्होंने ये बता दिया कि अंदर नाभिक होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो टोटल मास होता है द्रव्यमान, वो बिल्कुल यहाँ पर केंद्रित रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों की इन्होंने व्याख्या की। फिर भी क्योंकि इसमें कमी तो थी, तभी आगे बोर मॉडल आया। तो क्या कमी थी उसकी बात करेंगे, और फिर बोर ने क्या बताया वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। चलिए, अब चलिए बात करते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल में क्या क्या मिस्टेक रह गई, क्या क्या कमियां रह गई। ऐसे देखें तो कमियां तो बहुत सारी की, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसके बाद मालूम पड़ी है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि वो भी नहीं बताया, वो भी नहीं बताया, वो भी नहीं बताया। मेन चीज़ें है वो अपन बात कर लेते हैं। बाकी तो उसके बाद भी क्योंकि बहुत सारी खोजें हुई है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि सर इसने तो वो भी नहीं बताया था, इसने वो भी नहीं बताया था, इसने वो भी नहीं बताया था। उस टाइम क्या क्या बातें हो रही थी, मतलब उस टाइम जो जैसे कि मैक्सवेल का सिद्धांत आ गया था, तो मैक्सवेल के सिद्धांत को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो वो कुछ पर्टिकुलर बातें हैं, तो उसके आधार पर क्या हुआ था वो अपन बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब रदरफोर्ड ने मॉडल दिया उससे पहले मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसमें उसने कहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं, किसके, नाभिक के चारों ओर। तो वर्ताकार, तो बात क्या हो रही है, देखो वर्ताकार कक्ष में घूमता हुआ त्वरित इलेक्ट्रॉन, चूंकि वो राउंड पाथ में
सर्कुलर पाथ में, वर्ताकार पाथ में यदि घूमेगा ना तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन होगा। ठीक, बात क्लियर। तो वर्ताकार पथ में, वर्ताकार कक्ष में घूमता हुआ त्वरित इलेक्ट्रॉन यानी कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण का उत्सर्जन करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे क्या है, चार्ज होता है, तो जब मैं आपको फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो सब चीज़ें आएगी। जब एक चार्ज, स्थायी चार्ज होता है, चार्ज यदि रखा हुआ है तो वो करता है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज क्या कर रहा है, एक समान वेग से गति करता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दोनों। लेकिन जब वो एक्सेलरेटेड होता है, क्या होता है, अगर त्वरित होता है तो उससे क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन होता है। उससे क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जो रे, इनका क्या होता है, विकिरण यानी कि रेडिएशन, मतलब ठीक है, रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रेडिएशन होता है, उनसे मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो उसका क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। बात समझ गए, किस लॉ के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लॉ विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पहले आ गया था इससे, समझ गए। तो क्या होगा कि जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि होती जाएगी। अब सिंपल सी बात है, कैसे, देखो जब उससे रेडिएशन होगा तो विकिरण निकलेगी, तो साफ बात है, विकिरण क्या है, अपने आप एक ऊर्जा है, एनर्जी है। तो जो बाहर निकलेगी तो जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक, और जिससे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में हानि होती जाएगी और अतः इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। अतः परमाणु स्थायी नहीं रहेगा, जबकि परमाणु स्थायी होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है कि ये है न्यूक्लियस, नाभिक। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन यदि चक्कर लगा रहा है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ इससे क्या होगा, रेडिएशन निकलेगी, इससे रेडिएशन निकलेगा। रेडिएशन निकलेगा तो एनर्जी लॉस होगी, रेडिएशन निकलेगा तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी, ऊर्जा की हानि होगी। अब ऊर्जा की हानि होगी तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, आप 1/2 mv² होता है, आप mv², तो m तो सेम ही है भाई, द्रव्यमान तो कम नहीं होगा। तो ऊर्जा में जब लॉस होगा, कमी होगी, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी। तो वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा कि इसका जो पाथ है ना, वो इलेक्ट्रॉन का पाथ धीरे 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 घटते 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 ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि एनर्जी कम होते होते होते, इसमें वैसे तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, अब क्या बोलते हैं वो, अभिकेंद्री बल वगैरह, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह चीज़ें भी आती है। ठीक है, लेकिन अभी उनको अपन बोर मॉडल में पढ़ेंगे, अभी अपन उसके ऊपर इतना जंप नहीं करेंगे, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सारा कोई क्लास ही उसमें निकल जाएगी। तो ऐसे करते 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 ये मतलब उसका एनर्जी लॉस होते होते ये नाभिक में मिल जाएगा, समझ गए। तो फिर नाभिक में मिल जाएगा तो साफ बात है, नाभिक में गिरने से क्या होगा, परमाणु स्थायी नहीं रहेगा, एटॉम स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन अपने को पता है कि परमाणु स्थायी होता है, एटॉम इज स्टेबल। बट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लॉ कि अगर ये वर्ताकार घूम रहा है तो इस हिसाब से परमाणु स्थायी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रदरफोर्ड ये समझा नहीं पाया कि परमाणु स्थायी कैसे होगा, यानी कि इसके स्थायित्व को समझा नहीं पाया। कहने का मतलब क्या है कि भाई जो मैक्सवेल ने थ्योरम दी थी वो राइट थी, उस थ्योरम की जो सत्यता की जांच वो पहले होगी थी कि मैक्सवेल की जो कही हुई बात है वो होगी, इस पूरे जो यूनिवर्स है उसमें मैक्सवेल की बात सत्य हो गई थी। तो साफ बात है, मैक्सवेल की बात इस पे भी लागू होगी, ठीक है, एटॉम पे भी लागू होगी। लेकिन अगर यही बात अगर एटॉम पे अप्लाई करें तो एटॉम क्या शो होता है, स्थायी नहीं रहता, जबकि एटॉम तो रियल में क्या होता है, स्थायी होता है। समझ गए। तो ये क्या किया, रदरफोर्ड इस परमाणु के स्थायी होने की व्याख्या नहीं कर पाया। समझ गए, ये होगी बात। तो यहां पर रदरफोर्ड टोटली क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, ये मेन है, ये मेन कारण यही है। ठीक है, उसके अलावा तो वैसे बहुत सारी चीजें जो उसने नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी अपन मोस्टली देखते हैं तो इसमें एक है स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की भी वो व्याख्या नहीं कर पाया। स्पेक्ट्रम क्या होता है मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, अभी इसके ऊपर जंप नहीं करेंगे, ठीक है, बस इतना समझ लो स्पेक्ट्रम एक वर्ड है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी अभी आगे आएगा, तो इसके ऊपर भी अपन कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों की व्याख्या ये मॉडल नहीं कर पाया, बात क्लियर। बाकी मेन ये है कि ये स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया कि एटॉम स्टेबल कैसे, क्योंकि रियल में एटॉम स्टेबल होता है, तो ये समझा ही नहीं पाया कि स्टेबल कैसे रहेगा, समझ गए। हाँ, यदि मैक्सवेल की थ्योरी को और इसकी थ्योरी को देखें तो मालूम पड़ता है कि फिर परमाणु स्थायी नहीं रहेगा, जब परमाणु रियल में क्या होता है, स्टेबल होता है। तो इसलिए रदरफोर्ड की सबसे बड़ी जो कमी है वो यहाँ पर आती है सामने। अब इस रदरफोर्ड की कमी को दूर करने के लिए बोर ने मॉडल दिया था। हालांकि बोर मॉडल अपन फिजिक्स में पूरा पूरा पढ़ेंगे, लेकिन बोर ने क्या बातें बोली थी वो मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों रदरफोर्ड का मॉडल में जो मिस्टेक रह गई थी, जो कमियां रह गई थी, उसको दूर करने के लिए किसने मॉडल दिया, फिर बोर मॉडल, इसको बोलते हैं बोर मॉडल। बोर यानी कि नील्स बोर करके कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था। तो अब तक क्या क्या चीज़ें हुई वो तो आपको समझ में आ गई। पहले कौन आया था, डाल्टन आया था, ठीक है। डाल्टन ने क्या दिया, परमाणु सिद्धांत दिया। फिर कौन आया, थॉमसन आया, थॉमसन ने दिया परमाणु संरचना सिद्धांत। उसने बताया कि भाई कुछ धनावेशित होता है उस परमाणु के अंदर, कुछ ऋणावेशित होता है। फिर आए अपने कौन आए, मिस्टर रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि भाई धनावेशित कहाँ होता है और ऋणावेशित कहाँ होता है। तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि धनावेशित एक जो परमाणु होता है उसके केंद्र में होता है, बहुत छोटे से साइज में, जबकि ऋणावेशित उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो फिर भी उसमें भी फिर मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो रदरफोर्ड के मॉडल में भी मिस्टेक थी। तो उस मिस्टेक को दूर करने के लिए मॉडल किसने दिया, बोर मॉडल। और बोर मॉडल अब तक का क्या है, सबसे एडवांस मॉडल है, ठीक है। बोर मॉडल क्या था, एडवांस मॉडल, ठीक। चलिए, तो बोर ने क्या कहा कि परमाणु में धन आवेशित नाभिक के चारों, इसको अपन पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आइडिया, ताकि क्योंकि ये बोर मॉडल अपन फिजिक्स में पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। इसलिए आप टेंशन ना लें। अभी मैं को थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि बोर साहब ने क्या बोला था कि परमाणु में धन आवेशित नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। भाई रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते। तो बोर ने क्या कहा कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी जहां मन पड़े वहां चक्कर लगा लिया, नहीं, एक निश्चित कक्षा यानी कि ऑर्बिट, निश्चित कक्षा है, उस निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटॉम में न्यूक्लियस के चारों ओर एक पर्टिकुलर निश्चित फिक्स ऑर्बिट में ही चक्कर लगाते हैं, राउंड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि परमाणु की प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। यानी कि जो प्रत्येक ऑर्बिट होता है ना, उसका हर एक का एक एनर्जी लेवल होता है। समझ गए कि परमाणु की प्रत्येक कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है, ठीक। फिर उसमें देखोगे तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निम्नतम होती है तथा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम। यानी कि ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक, ये इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये वाला जो है कक्षा, वहाँ पे एनर्जी कम होगी। फिर ऐसे ऐसे दूर जाओगे, ऐसे दूर चलते जाओगे बाहर की तरफ, तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। समझ गए। तो प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा न्यूनतम तब बाहरी कक्षा में अधिकतम होती है, यानी कि एनर्जी बढ़ती जाती है। यहाँ से लगा फोर्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट क्या, कभी इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में रहता है, यानी कि अपने ऑर्बिट में रहता है, तब उसमें ऊर्जा की मात्रा समान बनी रहती है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन अपने जो निश्चित जो फिक्स उसका जो ऑर्बिट है उसमें रहता है, तब उसमें कुछ भी एनर्जी लॉस नहीं होता, उसमें ऊर्जा कांस्टेंट बनी रहती है एवं चक्कर के दौरान ऊर्जा की हानि नहीं होती, एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक। लेकिन यदि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी जाती है, यदि इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दे तो वो उच्च ऊर्जा कक्ष में चले जाते हैं, तथा यदि ऊर्जा की क्षति होने पर निम्न कक्षा में चले आते हैं। कहने का मतलब ये कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, बाहर है, इससे एनर्जी ले ली जाए, ठीक है,
तो ये कहाँ जा जाएगा, नीचे आ जाएगा। और यदि यहाँ पे कोई है, इसको एनर्जी दे दी जाए तो ये ऊपर चला जाएगा। समझ गए? निम्न ऊर्जा स्तर लेवल यहाँ होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर लेवल यहाँ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, जो इस न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम होती है, फिर एनर्जी ऐसे ऐसे बढ़ती जाती है। समझ गए? और ये होते हैं कक्षा ऑर्बिट। जब अपन बोर का मॉडल पढ़ेंगे किसमें, फिजिक्स में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ आएगी। ठीक है, अब इसके इतना डीप में जाने का काम नहीं है, केमिस्ट्री में आपके बोर मॉडल नहीं है। ठीक है, हाँ, तो रदरफोर्ड मॉडल तक चीज़ें होगी। अब नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे अगली क्लास में आगे। ये चैप्टर जो पहला वाला चैप्टर है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ें, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें अपने को समझनी है केमिस्ट्री की। उसके बाद अपना काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए, तो बस धैर्य बनाए रखिए और जो समझा रहा हूँ उस पर समझने पे फोकस कीजिए। बाकी खैर बोर्ड वोर्ड मत देखना, मेरे को मत देखना, मेरी शक्ल मत देखना। ठीक है, मैं ऐसे ही टी शर्ट पहन के पढ़ाने आ जाता हूँ, कुछ भी मेकअप वेकअप नहीं करता। ठीक है, कुछ भी दिखावा नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं। नॉर्मली जो रूम पे अभी नीचे देखोगे तो लोअर पहनने को सिर्फ। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रह के आपको, मेरा फोकस है आपको चीज़ें देना, जो कंटेंट है। हालांकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, लेकिन हमको कंटेंट पूरा और सही ढंग से देना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है बस। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप उसका फ़ायदा उठाओ, प्रॉपर बेनिफिट लो उसका। ठीक है, चलिए, और वीडियो भी मतलब मैं आपके लिए ये जैसे कि अभी मैं बताऊँ, अभी कितना टाइम हुआ, 12:13, रात के 12:13 हुए हैं। सोच लीजिए कि कितना स्ट्रगल चीज़ें होती है। ठीक है, कभी बताऊंगा पूरा व्यू। ठीक है, खोल के ऐसे मतलब नाइट में। ठीक है, अभी तो मैं बताऊंगा तो बहुत सारी चीज़ें दिख जाएगी। खैर, तो यही है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ आप भी बिल्कुल विश्वास रख के पढ़ते रहिए, कोर्स पूरा करवा जाएगा, उसकी आप दिक्कत ना लें। थैंक यू सो मच।